श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम हर बार आप तक पहुंचता है। हर बार होते हैं हमारे बीच कोई अतिथि। आज बहुत सौभाग्य की बात है, एक ऐसे अतिथि हमारे बीच हैं जो दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। और ये जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है या दूरदर्शन के माध्यम से जो चेहरे आप देखते हैं, उसके पीछे के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनमें ही अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि अतिरिक्त महानिदेशक है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनिल श्रीवास्तव सर आपको हमारे इस कार्यक्रम में और भोपाल शहर में। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे। चूँकि हमने बातचीत की है प्रसार भारती की, हमने बातचीत की है आकाशवाणी और दूरदर्शन की, तो इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं और तमाम तरह की पॉलिसीज़ हमें नज़र भी आ रही है, कुछ परिवर्तन भी हमें नज़र आ रहा है, उनकी बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करते हैं कि आपका सफ़र इस पद तक आने तक कैसे रहा, कहाँ से शुरुआत करी, आपकी शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में हमारे तमाम श्रोताओं को बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, और आकाशवाणी भोपाल का भी मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का, अपने श्रोताओं से जुड़ने का। और आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। मुझे अपनी पूरी घड़ी रिवाइंड करने का आपने जीवन चक्र याद आ रहा है। चलिए मैं अपने को बचपन में ले के जाता हूँ जी। कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हम इलाहाबाद के निवासी हैं। मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की है। हम गंगा यमुना के तहजीब के लोग हैं। निराला पंथ बच्चन की गलियों में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता हमारे रग रग में, खून में बहती है। साधारण परिवार से हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी का कीड़ा कुछ हमारे परिवार में ऐसे काटा कि हमारे बड़े वाले भाई साहब भी IAFS हैं। वो मध्य प्रदेश कैडर के IAFS थे। अभी उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में हूँ। मैं दिल्ली में अपर महानिदेशक हूँ। शुरू से हम लोग पढ़ने लिखने में रुचि रही है, रुझान रहा है, और अच्छे विद्यार्थियों में रहे हैं, हमेशा फर्स्ट क्लास। माँ सरस्वती की, भगवान की कृपा है कि आज उस ओहदे पर पहुँचे हैं। जीवन के कई चक्र पार करते हुए मैं मध्य प्रदेश सेवा में रहा हूँ, प्रशासकीय सेवाओं में। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासकीय सेवा में रहा हूँ, उसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा में आया हूँ। तो जर्नी बहुत लंबी रही है और बड़ी मधुर रही है। अभी तक जो भी पाया उसका कोई मलाल नहीं है। आज इस अवसर पर बैठकर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया होगा, आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ये सर हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपने लंबा प्रशासनिक अनुभव तो लिया है, लेकिन साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छी बात जो हमारे श्रोताओं को भी बड़ी पसंद आई होगी, जो आपने कहा कि पंत निराला की गलियों से आप निकले हैं। साहित्य का संगम कहा जा सकता है, उद्भव जहाँ पर हुआ है पूरे देश के लिए और हम संपूर्ण विश्व के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो धरोहर उन्होंने दी है। तो निश्चित तौर पर साहित्य से के प्रति रुझान आपका भी रहा होगा। तो उस रुझान को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, परिभाषित करते हैं? देखिए, रुझान तो नहीं है, मैं कहूँगा ये मैंने मेरे चरित्र में, मेरे खून में आत्मसात किया हुआ है। हिंदी साहित्य, संस्कृति, परंपरा, हमारे मूल्य। हम लाख आधुनिक हो जाएं, लेकिन मैं अपने मूल्यों को बहुत वैल्यू करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उसको संरक्षित रखना चाहता हूँ। तो हिंदी साहित्य इतनी समृद्ध साहित्य है, शायद आज की पीढ़ी उससे महरूम है, उससे उनके बारे में जानती नहीं है। बच्चन, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, गोपाल दास, नीरज, दुष्यंत कुमार, ये जो लिख गए, ये कालजयी रचनाएं, रामधारी सिंह दिनकर, कोई उसका तोड़ नहीं है। आज भी अगर हम लोगों को कहीं भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यही हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। तो मैं तो इनको अपना हर तरह से प्रणेता मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, और साहित्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए मैं तो अपने को प्रशासनिक अधिकारी से ज़्यादा मैं अपने को साहित्यकार ही कहलाना पसंद करूँगा। मैं लिखता पढ़ता भी बहुत ज़्यादा हूँ, कविता, गीत, संगीत में मेरी रुचि है। तो साहित्य तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। क्या बात है। तो ये साहित्य की बात आपने की, रेडियो भी साहित्य को संरक्षित करता है। लगातार हम इस दिशा में कार्य करते हैं और हमारे श्रोता भी साहित्य को बहुत पसंद करते हैं। तो चूंकि आपने कहा कि आप भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ, तो निश्चित तौर पर आपके लिखे को भी सुनना हमारे श्रोता ज़रूर चाहेंगे। तो कुछ आप ऐसा सुनाएं जो आपने कभी अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर लिखा हो। मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, और चूँकि समय सीमित है और वार्ता का क्रम है, कवि सम्मेलनों में भी मैं बहुत भाग लेता हूँ। क्या बात। मैं आपको अपनी एक प्रसिद्ध रचना है, उसके एक दो बंद सुना देता हूँ। जीवन के इस मोड़ पर आकर मुझे समझ आया है, जीवन के इस मोड़ पर आकर मुझे समझ आया है, आज तलक इस जीवन में हमने जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब माया है।
रिश्ते नाते इश्क मोहब्बत, रिश्ते नाते इश्क मोहब्बत, सब झूठे हैं सब जाया है। सोने चांदी महल दुमहले, बस एक पल की छाया है। अरे तुमने भी फरमाया है और हमने भी फरमाया है, सब माया है सब माया है सब माया है सब माया है। बहुत खूब। तो इस तरह से कुछ कुछ लिखते रहते हैं और यही सब चीज़ें हमको जिंदा रखती हैं। क्या बात है। बाकी चीज़ों से तो माया मोह से अपने को दूर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जितना दूर करने का प्रयास करता हूँ उतना उसी में ग्रसित होता जाता हूँ। लेकिन ये वाकई में आपने इतनी गहरी बात लिखी है, एक प्रशासनिक अधिकारी की कलम से ये शब्द निकलना, ये अपने आप में बता रहे हैं कि आपका रुझान कितनी गहराई तक है। तो कैसे समय निकल पाता होगा आपका, क्योंकि बहुत व्यस्तताएं, बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्या बात है। टाइम मैनेजमेंट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जी। कोई ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे लगता है उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। उसको समय को मैनेज करना नहीं आता। अब आप बताएं, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम जिससे बात करना चाहते हैं करते हैं ना, घंटों बातें करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, उनके हम कह देते हैं मुझे समय नहीं मिला बात करने का तुमसे। अरे भाई व्यस्त थे तुमसे। तो ये समय का कारण नहीं है, ये हमारा रुझान है। हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो करते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहते वो नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आज की व्यस्तम दिनचर्या में मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं 8 बजे सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता हूं और शाम को 8 बजे मैं 12 घंटे की मजदूरी करता हूं ऑफिस में। उसके बाद 30-35 किलोमीटर मेरा घर है दिल्ली में। दिल्ली के महानगरों की अपनी विडम्बनाएं हैं। जी जी। उसके बाद जब आता हूँ खाता पीता हूँ, तो आज भी मैं विद्यार्थी मोड में हूँ। मैं 2-2:30 बजे के पहले सोता नहीं हूँ। तो 12 बजे से 2-2:30 बजे के बीच में कुछ अच्छा लिखता हूँ, कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा सुनता हूँ। वो मेरे भी जीवन का बिल्कुल एक क्वालिटी टाइम होता है। आपने जो प्रश्न किया कि कैसे मैनेज करते हैं, ऐसे ही मैनेज करता हूँ। ऑफिस का काम भी करता हूँ, अपनी रुचि को भी है, अपना कुछ कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। मेरी डायरियों की श्रृंखला बन गई है। क्या बात है। वाकई आपका लिखा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो भी लिखते हैं वो अपने अनुभव को उसमें लेकर के आते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रसार भारती रेडियो और दूरदर्शन भी इसी दिशा में काम करता है। हम भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य का हम लोग संरक्षण करते हैं, और आप चूँकि एक ऐसे पद पे जहाँ आप इसको दिशा दे सकते हैं, तो आपकी दृष्टि से प्रसार भारती का रोल आज के समय में एक लोक प्रसारक के रूप में किस तरह से होना चाहिए और किस तरह आगे आपको नजर आता है? देखिए, बहुत संजीदा प्रश्न है आपका और बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। प्रसार भारती भारत का लोक प्रसारक है। प्रसारण करना आज के क्षेत्र में बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन लोक प्रसारक होने के नाते हमारे दायित्व तो बहुत बढ़ जाते हैं। हमें अपने भारतीय साहित्य, संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, भारत सरकार की योजनाएं, भारत सरकार के दिशा निर्देश, उनका विजन, मिशन, ये सारी चीज़ें पहुंचाना, जनता को बताना क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमारा दायित्व है, हम कर रहे हैं। हमारा काम है सूचना प्रदान करना, हमारा काम है मनोरंजन देना। सूचना का मतलब ये नहीं कि हम उनको कहानी सुनाएं, सूचना का मतलब ये नहीं कि हम उनको वो परोसें जो हो ही नहीं रहा है। हम नैरेटिव नहीं क्रिएट करते, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये घटना घट रही है, ये घटना घटी है। फैसला करना जनता का अधिकार है, इसमें हम बिल्कुल बीच में नहीं आते हैं। तो ये हमारा लोक प्रसारक होने के नाते दायित्व है, और प्रसार भारती इस मामले में बहुत सजग है। प्रसार भारती कभी भी टीआरपी के लिए काम नहीं करता, आकाशवाणी दूरदर्शन कभी टीआरपी के लिए काम नहीं करता। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख से लेकर ईटानगर तक और गुजरात के कच्छ तक हम लोग जाते हैं, और हर जगह आकाशवाणी को सुना जाता है। अबू जमाड़ के जंगल में भी आकाशवाणी सुनी जाती है, बस्तर के जंगल में भी सुनी जाती है, सरगुजा के और पंचमढ़ी की पहाड़ियों पर भी सुनी जाती है। तो आकाशवाणी इतना बड़ा नेटवर्क है, और हमें ये इस बात का आभास है कि हमारी ऑडियंस कौन है। हम घरों में माँ बहनों भाइयों के साथ भी बैठ के सुने जाते हैं, गीत संगीत के माध्यम से, लोक संगीत के माध्यम से, महिलाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से। और मेरा प्रसार भारती का एक ही मोटो है कि जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, हम वही परोसेंगे। क्या बात। हम टीआरपी के लिए कभी समझौता नहीं करेंगे, ये हमारा मोटो है।
बहुत खूब। श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है और ये प्रसार भारती का दृष्टिकोण बनता है और वही आप तक पहुंच पाता है। तो इसलिए बिल्कुल आप चिंता न कर, रेडियो और दूरदर्शन का साथ बनाए रखें, क्योंकि यही वो चैनल्स हैं जो आपके परिवार के बीच में बैठ कर के देख सुन सकते हैं आप। और उसके पीछे निश्चित रूप से श्रीवास्तव जी जैसे दिव्य दृष्टिदाता है जो एक विज़न लेकर के चलते हैं, जो स्पष्ट विज़न लेता है, वो आप तक पहुंचता है। सर, चूँकि बातचीत निकली थी तो उसमें गीत संगीत का भी आपने, मनोरंजन का भी आपने उल्लेख किया था, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे वो गीत जो आप कभी अकेले होते हैं, थके हुए होते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, जो आपको एकदम से रिफ्रेश कर देता है। कौन सा गीत? हमारे श्रोताओं को। ऐसे तो बहुत से गीत हैं, परिस्थिति सापेक्ष गीत होते हैं। देखिए, जब पत्नी से लड़ाई हो जाती है तो मैं कहता हूँ, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो। परमपिता परमात्मा की आराधना करनी होती है तो कोई भजन गुनगुना लेते हैं। कभी खुशी होता है तो डिस्को डांसर का गाना भी गा लेते हैं। लेकिन जो मेरे जीवन की फिलॉसफी है, जिसलिए हम लोग जी रहे हैं, जो हमारी टॉनिक है, आपको बता रहा हूँ, कुछ गीतों में बहुत संजीदगी से झलकती है। जैसे एक गीत है, मैं चाहूँगा कि वो आप अपने कार्यक्रम में बजाएंगे मेरे माध्यम से। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। ये गाना आप अगर आप बजा देंगे तो मुझे लगता है कि ऊपर जाना ही है, ऊपर हमें जवाब देना ही है, तो नीचे हम कुकर्म क्यों करें। बहुत एक ऊपर बैठा हुआ है मालिक ना, मालिक देख रहा है कि हम आप क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की फिलॉसफी है। बहुत फिलोसॉफिकल गीत है। संगीत तो है ही, इनमें मनोरंजन तो है, लेकिन साथ ही साथ संदेश भी छुपा है। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत और अपने सभी श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वाह, बहुत खूब। इस गीत को सुनकर के ही हम एक अलग दुनिया में चले गए हैं। तो बहुत अच्छी पसंद सर आपकी, और निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा इसमें आनंद आया है। और यही तो हमारी मधुर बात होती है कि हम मनोरंजन भी देते हैं और साथ ही साथ संदेश भी देते हैं। सर, यहाँ पे एक ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम आजकल देख रहे हैं, युवा हमारी संस्कृति से कहीं दूर जा रहा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम तो निभा रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर हम अपने युवा श्रोताओं तक आप कुछ अच्छी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न ये है और बहुत चिंतित करता है मुझे। आज की युवा पीढ़ी को जब मैं देखता हूँ, युवा पीढ़ी में भटकाव बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के प्रति सजग हैं, लेकिन शिक्षा से उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो पता नहीं डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी थोड़ा मेटेरियलिस्टिक तरीके से सोचती है, वो बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहती है सफलता के लिए, लेकिन सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट हो नहीं सकता। आप जीवन में कोई भी चीज़ पाएंगे तो बड़ा ग्रेजुअली पाते हैं, वो सस्टेनेबल होता है, वो आपके पास रहता है, क्योंकि ग्रेविटी का नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी है। जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे आती है। तो अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको अपना पेस मेंटेन करना पड़ेगा, जो आज की युवा पीढ़ी मिस कर रही है। तो दोस्तों, युवाओं, मेरे मित्रों, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय भटकाव का है, समय थोड़ा सा आपको दुविधा, अपॉर्चुनिटी आपको कम लग रही होगी, लेकिन रोजगार को सरकारी रोजगार से मत जुड़िए। अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको सफलता के दरवाजे से दूर नहीं रख सकता। अपने में विश्वास रखिए, आत्मचिंतन करिए और वो कार्य करिए जिसके लिए आप बने हैं। जो आप में सक्षम है, आप में गुण हैं, आप अपना क्वालिटी एनालिसिस खुद करें, सेल्फ असेसमेंट करिए कि हम क्या कर सकते हैं, और उस फील्ड में जाइए जिस क्षेत्र में आपकी महारत हो। ऐसे फील्ड में कदम मत रखिए जहाँ पे आपके फेल्योर के चांसेस ज़्यादा हों। और किसी भी फील्ड में निकलने के पहले ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप खुद करें और अपने शुभचिंतकों से पूछें, तब धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। दोस्तों, सफलता आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। और हमारी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकारें, हमारे नीति नियंता बहुत सजग हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा देश है, समय जरूर लग सकता है, लेकिन निराश होने जैसा मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। श्रोताओं, आपने सुना कितनी महत्वपूर्ण बात सर ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आप तक पहुंचा दी है। निश्चित तौर पे उनको आप सुनते रहिए, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके जीवन में सफलता निश्चित आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन शब्दों के लिए। वास्तव में बहुत ही प्रेरक शब्द हैं और निश्चित तौर पे हमारी युवा पीढ़ी को खास तौर से राह दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अंतिम सवाल चलते चलते, रेडियो में बहुत परिवर्तन इस समय देख रहे हैं। वैसे परिवर्तन का दौर सदैव चलता रहता है, लेकिन इस समय हम काफ़ी प्रोग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रेडियो का क्या भविष्य दिख रहा है? क्या श्रोताओं तक ये आवाज़ें इसी तरह पहुँचती रहेगी या इसमें कोई और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे? वाह, क्या बात है। और आज आप ये प्रश्न मुझसे आकाशवाणी पे कर रहे हैं जी सर। तो मैं आपको निश्चित रूप से गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैं 30 वर्षों का लगभग मेरा प्रशासकीय अनुभव है जी। और आज मैं प्रसार भारती में हूँ। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रसार भारती में हूँ, ये बात मैं श्रोता, वक्ता और भारत के सामान्य नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ कि जो अंधी दौड़ ये मीडिया सेक्टर में मची है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कुछ दिन में हम इनसे ऊब जाएंगे। और वो दौर शुरू हो चुका है, चाहे प्राइवेट चैनल्स हों, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हों, अब लोग उबना शुरू कर चुके हैं। और उनको शांति की जब तलाश होगी, जैसे आपने देखा होगा ना, आधुनिकता के दौर में पाश्चात्य सभ्यता से लोग बहुत मॉडर्न हुए, लेकिन शांति की तलाश में उन्हें कहाँ आना पड़ा? फिर भारत की ओर। बिल्कुल सही आपने कहा। इस्कॉन टेम्पल में आ रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, शांति की तलाश कर रहे हैं। तो शांति जो आपको मिलेगी वो आकाशवाणी में मिलेगी, क्योंकि हम आपके मन की बात करते हैं। हम जो आप सोचते हैं वो हम कहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं हम वो दिखाना चाहते हैं। हम ऐसा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, हम इस तरह से बात करते हैं, हम प्रस्तुतियाँ इस तरह से आपके सामने लाते हैं कि
कि आपको बेटी बहन माँ के सामने उस प्रोग्राम को देखने में शर्म ना आए। आप गर्व की अनुभूति करें जब खाना खा रहे हों, ड्राइंग रूम में बैठे हों, तो आकाशवाणी के कार्यक्रम को, हमारे वक्तव्यों को, हमारे संवादों को, हमारे गीतों को सुनिए और एंजॉय कीजिए और कहिए कि ये दिल मांगे मोर। क्या बात है बहुत खूब है। निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही तसल्ली मिली होगी ये बात सुन करके, क्योंकि जिस तरह का कभी कभी वातावरण बन जाता तो लगता है कि क्या ये आवाज़ें बंद होने वाली, लेकिन आपने निश्चिंत किया है। तो श्रोताओं आप निश्चिंत रहिए, रेडियो आपके साथ हमेशा रहेगा, इसी तरह रहेगा और आम आदमी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री महोदय के तक की मन की बात आप तक पहुंचाता रहेगा। और जैसा कि सर ने कहा, आप ये कहते रहेंगे ये दिल मांगे मोर। बातें करने का बहुत मन कर रहा है, ये दिल बहुत सारी बात आपसे सुनना चाहता है, लेकिन समय की हमारी अपनी सीमाएं हैं। और एक गाना अगर आप और बजाएंगे अपने कार्यक्रम के दौरान, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। वाह क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय अनिल श्रीवास्तव सर आपका। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका। और आकाशवाणी भोपाल के और मध्य प्रदेश के सभी श्रोताओं को मैं प्रसार भारती के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा आकाशवाणी भोपाल केंद्र, दूरदर्शन भोपाल केंद्र निश्चित रूप से जो आप इनसे अपेक्षा करते हैं, और हम सर्वे भी करते हैं, हम फीडबैक भी ले रहे हैं, हम कार्यक्रमों का संरचना संचालन भी उस तरीके से कर रहे हैं ताकि हम आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच के आपके दिल दिमाग पे छा जाना चाहते हैं। और प्रसार भारती पूर्ण रूप से सजग है। हमारे प्रस्तोता, हमारे संचालक, हमारे एंकर्स को हम लोग इस मामले में बहुत सजग रखकर आपके दिलो दिमाग पे और जहन पे छा जाएंगे और आप आकाशवाणी को भूल नहीं पाएंगे। इस बात के साथ मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर।